Kohlrausch law of independent migration of ions. Kohlrausch law of independent migration of ions क्या रहता है? अगर हम देखें कि किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लेमडा एम इंफिनिटी लेमडा एम माइनस बी रूट ओवर सी होता है। किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डीबाई इक्वेशन होल्ड करती है। दिस इज डीबाई इक्वेशन और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओबे करते हैं। मतलब अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि y एक्सिस पर लेमडा एम इंफिनिटी की वैल्यू नहीं, लेमडा एम इक्वल्स टू लेमडा एम इंफिनिटी माइनस बी रूट ओवर सी। तो y एक्सिस पर मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू और x एक्सिस पर ये x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हुई, रूट ओवर सी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसका स्लोप m मतलब स्लोप होता है वो माइनस बी होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। एक स्ट्रेट लाइन मिली जिसका स्लोप माइनस बी है और इसकी y एक्सिस इंटरसेप्ट लेमडा एम इंफिनिटी होगी। तो किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके 2-3 कॉन्सेंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग लेमडा एम पता कर लेते हैं, फिर जो ग्राफ बनाते हैं लाइन मिलती है उसको पीछे एक्स्ट्रा प्लॉट कर देते हैं। तो इससे हमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लेमडा एम इंफिनिटी मिल जाता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट इस इक्वेशन को ओबे नहीं करते। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ यही बना देते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ इस टाइप का होता है। मतलब पहली बात तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है। दूसरा ये ग्राफ बहुत नीचे रहता है। मतलब हम कह सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से बहुत कम रहता है। दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन कम करने पे, डाइल्यूशन बढ़ाने पर तेजी से बढ़ता है, ये तेज बढ़ रहा है। अच्छा, चूंकि ये कर्व है, अगर कोई कर्व होती है तो उसको एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं करना चाहिए। एक्स्ट्रा प्लॉटेशन मेथड कहां पे हेल्प करती है, जहां स्लोप कांस्टेंट रहता है तो हम मान लेते हैं कि वो स्लोप आगे भी कांस्टेंट रहा होगा, लेकिन यहां तो स्लोप बदल रहा था तो एक्स्ट्रा प्लॉटेशन मेथड ठीक नहीं है। कंक्लूजन क्या है, बाय यूजिंग डेबाय इक्वेशन lambda m infinity of strong electrolyte can be calculated, but lambda m infinity for weak electrolyte cannot be calculated। तो प्रॉब्लम आ गई, lambda m infinity of weak electrolyte कहां से लाएं। आपके पास में HCl है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, प्रैक्टिकली आप इसका lambda इंफिनिटी वहां से ला सकते हैं। आपके पास में NaCl है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, lambda इंफिनिटी वहां से ला सकते हैं। आपके पास में सोडियम एसीटेट है, lambda इंफिनिटी वहां से ला सकते हैं क्योंकि ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन एसिटिक एसिड जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका lambda इंफिनिटी यहां से नहीं आ पाएगा, ये प्रॉब्लम है। कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस क्या कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, सपोज ए बी एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है। हम जानते हैं कि डाइल्यूशन करने पे इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, वो 100% डिसोसिएट हो जाता है।
मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो पूरा ही डिसोसिएट होता है, लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता तो भी वो 100% डिसोसिएट हो जाता होगा। हम जानते हैं कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए रहता है अल्फा इक्वल टू रूट ओवर के अपॉन सी। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, अल्फा 1 को टेंड करने लगता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। मतलब जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन रहता है, एक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक हो। दूसरा, डाइल्यूशन इनफाइनाइट है, इन आयंस के बीच में मैक्सिमम दूरी हो जाती है, बहुत दूर हो जाते हैं ये। तो एक कैटायन इधर जा रहा था, उसके पास में एक एनायन इधर जा रहा था, तो ये इसको अट्रैक्ट करके रोकेगा। लेकिन अगर इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है तो इसके ऊपर इसका इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, ना इसके ऊपर इनका रहेगा। मतलब ये दोनों बहुत दूर मूव कर रहे हैं। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सॉल्वेंट खूब एक्सेस में हो जाता है, तो सॉल्यूशन की विस्कोसिटी भी मिनिमम पे आ जाती है, सॉल्यूशन बहुत पतला हो जाता है। तो एक आयन का मूवमेंट उसके काउंटर आयन पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब एक आयन इंडिपेंडेंटली मूव करे, इसका मूव करना इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका मूव करना इस पे डिपेंड नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड द कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो हम इसको डेफिनेशन में क्या बोल सकते हैं? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन when the dissociation of an electrolyte is complete and all the factors affecting ionic mobility becomes constant, then every ion makes a definite contribution towards the total conductance of solution. हर आयन एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन रखता है, ये कंट्रीब्यूशन दूसरे काउंटर आयन पे डिपेंड नहीं करता है। दिस कंट्रीब्यूशन does not depend on its counter ion. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, कि वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करता है। तो ये कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस होता है। अब हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं? कोलरॉस लॉ के एप्लीकेशन, मतलब अगर हम कहें कि हमारे पास NaCl है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सोडियम आयन का कंडक्टेंस प्लस क्लोराइड आयन का कंडक्टेंस होगा। ये वैल्यू इस पे डिपेंड नहीं करेगी, ये वैल्यू इस पे डिपेंड नहीं करेगी। अगर NaBr होता तो वो ये होता। कोलरॉस लॉ क्या कहता है कि सोडियम का जो कंडक्टिंग पावर रहती है वो इस पे डिपेंड नहीं करती कि वो क्लोराइड के साथ था कि ब्रोमाइड के साथ था, ये वैल्यू में रहेगी। ये कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन है। मतलब अगर लैम्डा m, अगर एक AXBY जो टूटता है XA पॉजिटिव N पॉजिटिव प्लस YB M नेगेटिव में, जनरल एक एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, तो लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ AXBY होगा x टाइम्स ऑफ
लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ ए एन पॉजिटिव प्लस वाई टाइम्स ऑफ लेमडा इंफिनिटी ऑफ बी नेगेटिव। चूंकि ये मोलर कंडक्टेंस है 1 मोल ए का, लेकिन मिले तो x मोल ए है, इसलिए x से मल्टीप्लाई किया या y से मल्टीप्लाई किया। एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ, कैलकुलेशन ऑफ लेमडा एम इंफिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, कैलकुलेशन ऑफ लेमडा एम इंफिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सपोज आपको लेमडा इंफिनिटी ऑफ HCl पता है x, लेमडा इंफिनिटी ऑफ NaCl पता है y, लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ CH3COO Na पता है Z। अभी पहले बताया था कि ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो डिबाई इक्वेशन से पता है। और आपको लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ एसिटिक पता करना है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x विल बी इक्वल टू लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ H प्लस प्लस लेमडा इंफिनिटी ऑफ Cl माइनस। y को हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ Na प्लस लेमडा इंफिनिटी ऑफ Cl माइनस। z को हम लिख सकते हैं लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ CH3CO नेगेटिव प्लस लेमडा इंफिनिटी ऑफ Na प्लस। अब कोलरॉस लॉ से हम ये जानते हैं कि सोडियम का जो कंडक्टिंग पावर है वो उस पर डिपेंड नहीं करती है कि वो Cl के साथ था कि एसीटेट के साथ था, तो ये वैल्यू सेम रहेगी। तो हमको यहाँ पे सोडियम नहीं चाहिए, तो हम क्या करें, इसके थ्रू इसके उसमें से सोडियम का हटा दें, सबट्रैक्ट कर दें। हमें H प्लस चाहिए, एसीटेट आयन चाहिए, ये दो चाहिए, ये दोनों हमको चाहिए, क्योंकि लेमडा इंफिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड जो है लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस लेमडा इंफिनिटी ऑफ H प्लस आयन होता, और हमको ये दोनों चाहिए। तो जो चाहिए उनको प्लस कर लो, x प्लस z। जो नहीं चाहिए वो यहां से हटा दो। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये दोनों फालतू में आ जाएंगे, ये दोनों यहां है, इनको हटा दो। मतलब हमने क्या किया, लेमडा इंफिनिटी ऑफ H प्लस प्लस लेमडा इंफिनिटी ऑफ Cl माइनस, ये x है, प्लस z लेमडा इंफिनिटी ऑफ एसीटेट प्लस लेमडा इंफिनिटी ऑफ Na प्लस, माइनस ये माइनस किया है, लेमडा इंफिनिटी ऑफ Na प्लस माइनस लेमडा इंफिनिटी ऑफ Cl माइनस। तो चूंकि सोडियम एसीटेट के साथ था या क्लोराइड के साथ था, इससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगे तो हट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, ये और ये, वो आ गया। मतलब यहाँ पे x प्लस जेड माइनस वाई इक्वल्स टू है लेमडा एम इंफिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड। तो by using Kohlrausch law of independent migration of ions, we can calculate the lambda m infinity for weak electrolytes. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या जाएंगे कहां से, डिबाई इक्वेशन से, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के कोलरॉस लॉ से आ जाएंगे। अनदर एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ, आपने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का लेमडा एम इंफिनिटी पता कर लिया और किसी कॉन्सेंट्रेशन पे उसका लेमडा एम पता कर लिया। The ratio of lambda m and lambda m infinity is its degree of dissociation. lambda m और lambda infinity का रेशियो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। नेक्स्ट वन इज solubility product of sparingly soluble salt. AgCl वीकली डिसोसिएट होता है। सपोज AgCl के n मोल में से s मोल पर लीटर घुल गए, तो ये s मोल पर लीटर आएगा, ये s मोल पर लीटर आएगा। मतलब सॉल्यूशन में जो घुला हुआ AgCl है उसका कॉन्सेंट्रेशन है s,
सॉल्यूशन में जो घुला हुआ AgCl है उसका कॉन्सेंट्रेशन है S मोल पर लीटर, घुला हुआ AgCl, और वो हमको पता लग जाए तो हमें पता है कि Ksp इक्वल्स टू होता है S स्क्वायर। S पता करना है, घुले हुए AgCl का कॉन्सेंट्रेशन। लेमडा m इक्वल्स टू होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ मोलारिटी क्या है, घुला हुआ AgCl का कॉन्सेंट्रेशन, तो m की जगह हम लिख देंगे S। अब हम क्या करें, इसको एक सेल बना के इसमें इस सॉल्यूशन का स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल ले। हमको स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक्सपेरिमेंट से मिल जाएगा, S निकालना है मगर ये नहीं पता है AgCl का। यहां assumption लगा ले, since the salt is sparingly soluble, that is very dilute, so it can be assumed that to be infinite dilute। मतलब हम लेमडा m को लेमडा m इंफिनिटी के बराबर मान ले कि ये लेमडा m इंफिनिटी के बराबर है AgCl का, तो इसको हम लेमडा m इंफिनिटी ऑफ AgCl रख दें। मगर वो कहां से आएगा, कोलरॉस लॉ से लेमडा m इंफिनिटी ऑफ AgCl जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अभी जैसे एसिटिक एसिड वाला क्वेश्चन बताया था, लेमडा इंफिनिटी ऑफ AgNO3 प्लस लेमडा इंफिनिटी ऑफ HCl माइनस लेमडा इंफिनिटी ऑफ HNO3। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग है। ये Ag दे देगा, नाइट्रेट देगा, नाइट्रेट इसको हटा देगा, ये H प्लस Cl माइनस आन देगा, ये H प्लस हटा देगा, बचेगा Ag और Cl का, वही आ जाएगा, यहाँ रख देंगे तो ये ऐसा जाएगा। तो ये एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ है।